राम राम जी, आप सभी को कैसे हो आप सब। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड कर रहा है और न्यू सेल बन रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। देखो, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो पुराने सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से ही नए सेल बन रहे हैं। तो ये बात करी थी रुडोल्फ विर्चो ने। करेक्ट आंसर रुडोल्फ विर्चो है। अब यहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट का नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। इसका मतलब है जो पुराने सेल है उन्हीं से ही नए सेल अराइज होते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि स्क्लेडन और सचवान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि किन पहले ने दो ने सेल थ्योरी दी थी तो राइट आंसर आएगा स्क्लेडन एंड सचवान। किसने बाद में ये बोला कि जो सेल है वो तो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं, तो बोला रुडोल्फ विर्चो ने। अब यहाँ पे थोड़ा हम रॉबर्ट हुक में या फिर और में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक भी दे रखा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन अगर सही है 3 ऑप्शन गलत है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 3 ऑप्शन गलत क्यों है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे जो ऑप्शन गलत है वहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसने सेल को डिस्कवर किया। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने कभी भी सेल डिवीजन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने ही डिस्कवर किया कि जो नए सेल बनते हैं वो उन्हीं से बनते हैं जो सेल पुराने एग्जिस्ट करते थे। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनने को बोलते क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्क्लेडन सचवान जो ऑप्शन में दे रखा है वो गलत क्यों है, क्योंकि उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल की बात नहीं करी थी। एक ऑप्शन ने दे रखा है हमारे पास रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने सेल डिवीजन के कंसेप्ट की तो बात ही नहीं की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइलम जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप का होता है, जहाँ से हमारे बॉडी का ब्लड, जिसको हम बोलते हैं रक्त, जो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो क्लोज्ड का मतलब क्या आ गया कि जब वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो कर रहा है इनसाइड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। अगर वो वेसल्स के बाहर कर रहा है, ओपनली स्पेस में कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनिलीड वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ट्रू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आती है मोलस्का से रिलेटेड भी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आती है और एनिमल से रिलेटेड भी। देखो जो मोलस्का है चाहे आर्थ्रोपोडा है, इनके पास जो होता है वो क्या होता है, बताइए। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में एनिलीडा ना पूछ के वो अर्थवर्म पूछ ले, तो अगर अर्थवर्म पूछ लेगा तो भी करेक्ट आंसर अर्थवर्म होगा, क्योंकि अर्थवर्म किससे बिलोंग करता है, एनिलीडा से ही बिलोंग करता है। एक क्वेश्चन और, एनी ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म, ऐसे पहले ट्रू एनिमल्स जिनके पास ट्रू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन आएगा, वो एनिलीडा ही आएगा। तो क्लोज समझ में आ गया, जब ब्लड वेसल के अंदर क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या कर लिया, एनिलीडा में अर्थवर्म जिनके पास क्लोज्ड क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। याद करने के लिए ट्रिक मैंने यहाँ आपको दिखा रखी है, अर्थवर्म जैसे कि क्लोज्ड हाईवे राइट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ फाइलम से हर साल इवन एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम को नहीं छोड़ना है। ज़रूरी नहीं है फाइलम के नाम से है, काफ़ी बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अर्थवर्म में बताओ कौन सा है, या फिर आपसे कोई और एग्जाम्पल पूछ लेगी एनिलीडा का। तो अगर आप कोई भी फाइलम पढ़ रहे हैं तो उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी सेट ऑफ फिशेस है जो एडिबल है। एडिबल मतलब जिन्हें खाया जाता है। जो लोग फिशेस खाते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन हम जो वेजिटेरियन है हमें तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, पहला ऑप्शन है काटला, रोहू, हिल्सा और पॉम्फ्रेट। पहली बात, जो मार्केट में बेची जाती है, खरीदी जाती है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस है, एक्चुअली फिशेस है, वो पहले ऑप्शन के अंदर ही सारी है। एनसीईआरटी ने तो इवन ये लाइन भी लिखी है, जो काटला और रोहू है वो इंडिया की मेजर है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, दोनों में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। एक चीज़ और, ये प्रैन और लॉबस्टर पहली बात खाए जाते हैं, लेकिन ये फिशेस तो है ही नहीं। क्वेश्चन ने तो साफ साफ हमें मेंशन किया है, क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है फिश के बारे में। तो अगर प्राण फिश है ही नहीं तो पहले ही कट हो गया। देखो, चाहे प्राण है चाहे लॉबस्टर है, ओके, तो फिश है ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए थे। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न थी ही नहीं। अब ट्रिक याद करने के लिए आप याद कर लीजिए CRHP, काटला, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, जिन्हें खाया जाता है। और काटला और रोहू तो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे खाई जाती है। अब हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि जो लॉबस्टर है, प्राण है, ये क्या है, तो ये क्रुस्टेशियन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप अपने नोटबुक में प्लीज़ छोटे से पॉइंट्स बना लीजिए कि प्राण और लॉबस्टर एक्चुअली फिशेस है ही नहीं, ये क्या है, ये क्रुस्टेशियन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काटला, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट आप सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता क्या, प्राइमरी मतलब पहला, जहाँ पे क्या हुआ था वो मैच्योर हुए, बड़े हुए, सेकेंडरी में वो आगे अपना फर्दर काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने तो पहला बोल दिया लिम्फोइड ऑर्गन, जो पहले होएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारी जो लंबी बोन्स में होते हैं बोन मैरो, और जैसे कि हमारे पास एक ग्लैंड होता है थाइमस नाम का ग्लैंड, जहाँ पे टी सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, एक थाइमस, ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और जो स्प्लीन है, ये सब क्या होते हैं, जहाँ पे फर्दर काम करता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। तो कोई क्वेश्चन है मेंशन कर ही दिया था प्राइमरी, तो BT, बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों के दोनों कैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब ये क्वेश्चन और, बोन मैरो के अंदर ही दोनों का ओरिजिन होता है, चाहे वो B लिम्फोसाइट है चाहे वो T लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट होते क्या, यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है। तो जब हम ब्लड को, रक्त को अच्छे से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट होते क्या है, ब्लड में किस ब्लड का पार्ट होते हैं, ल्यूकोसाइट का पार्ट होते हैं, किस ब्लड का पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा प्राइमरी और जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो इनका इम्यूनिटी में और क्या क्या रोल होता है, और कौन से ऑर्गन है जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आ रहे हैं, और किस पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या रोल है इम्यूनिटी के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था, बट अगर एग्जामिनर चाहे तो बहुत एडवांस क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंटेस्टाइन में जैसे कि पेयर पैचेस होते हैं, तो उनका पर्टिकुलर क्या रोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा बॉडी में कौन कौन से और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो हमारी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे मेन लेक्चर में, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यूनोलॉजी में। ये आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर, इम्यूनोलॉजी किसके अंदर आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर आ रहा है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा, फॉल डाउन होगा, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। इसने बोला कौन सा हार्मोन है जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, ब्लड फ्लो को। देखो एक चीज़ समझो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये ग्लोमेरुलर सब होता का है, ये सब होता है हमारे गुर्दों में, हमारी किडनी में। इसका मतलब होता है किडनी में कितनी छानने की क्षमता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप 125 ml जो रहता है पर मिनट के दर पे रहता है। ठीक है, ये बात तो बहुत छोटी सी बात है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखो होता क्या है, जैसे ही बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, किडनी में जो छानने की क्षमता है वो कम हो जाती है, मतलब कम ब्लड आ रहा है, कम छन रहा है, तो क्या होता है, तो किडनी में एक सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं JG सेल्स। ये भी लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है MCQ आ जाए और पूछ ले JG सेल्स की फुल फॉर्म क्या है। तो JG होता है, J मतलब होता है जस्टा, G का मतलब होता है ग्लोमेरुलर,
ठीक है, जेजी सेल्स। अब जे जी ए आ जाए फिर क्या होगा, तो जे मतलब जस्टा, जी मीनिंग ग्लोमेरुलर, ए मीनिंग एपैरेटस, तो जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। अब जैसे ही पता लगा किडनी के अंदर भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉडी की तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। बंदे को कुछ हो गया तो, इस इंसान को कुछ हो गया तो फटाफट से जो हमारे जेजी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन, और एक्टिवेट हो जाता है एक बॉडी का बहुत ही बड़ा सिस्टम जिसको बोलते हैं रास सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, प्रेशर सेंस किडनी में एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होती है, बच्चे इसको ADH से कंट्रोल कर लेते हैं, कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। देखो ADH जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो कंट्रोल करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। जो ADH है जिसका लिंक डायबिटीज़ से भी रहता है, ठीक है, ADH का लिंक तो डायबिटीज़ से भी रहता है। ADH वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। ADH अगर कम हो जाता है तो कौन से टाइप की डायबिटीज़ होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ADH कम हो जाएगा तो कौन से टाइप की डायबिटीज़ होएगी, और अगर इंसुलिन के कारण कौन सी टाइप की डायबिटीज़ होएगी, इंसुलिन के कारण कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मिलाइटस है, जो कोई और डायबिटीज़ है, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ADH का रोल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के उसमें नहीं है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो रेनिन क्या होता है, जेजी सेल्स रेनिन को सिक्रीट करते हैं, और रेनिन क्या करता है, पूरे रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं और बॉडी को सही पाथवे पे ले आता है। होता क्या है, नॉर्मली जब ब्लड आता है तो ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड छनता है, तो ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छन जाते हैं, लेकिन जो ब्लड सेल्स है, प्रोटीन से, वो नहीं छन पाते हैं। लेकिन अगर मान लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लड छानने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी, आगे फर्दर और प्रॉब्लम होएगी। इसलिए हमारी बॉडी के पास वो कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, जब एक चीज़ कम हो रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेल्स भी है जो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करेंगे एंड बॉडी का सिस्टम उसको रेगुलेट कर लेगा। जैसे कि अगर हमने ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा। आपने 2 दिन व्रत रख लिया, कुछ नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज थी वो ग्लूकागोन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। हमारी बॉडी प्रॉपर मेंटेन है, बैलेंस्ड है, इन शॉर्ट। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लॉविंग स्पीसीज इज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया। देखो जब भी वर्ड आ जाए रेप्टाइल तो दिमाग में आनी चाहिए छिपकली, ठीक है। अब छिपकली ही क्यों आनी चाहिए, क्रोकोडाइल क्यों नहीं आना चाहिए, भाई वो भी रेप्टाइल ही है। तो एक छोटी सी बात रेप्टाइल के लिए याद रखनी है कि इनकी बॉडी बड़ी हार्ड सी होती है, बड़ी सख्त सी होती है, छोटे छोटे इनके थ्रोन ऐसे कांटे की तरह बड़ी सख्त। कभी आपने गलती से छिपकली को टच किया हो तो बड़ी कोमल तो नहीं होती, चूहे की बॉडी से कोमल सी होती है, तो कोमल बॉडी नहीं होती, इनकी बड़ी हार्ड सी बॉडी रहती है। तो ये जो है घड़ियाल जो है ये क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल के अंदर ही आता है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है कि घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए कौन सी रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज का, इवन UPSC एग्ज़ाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टेट एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होएगा ही सही, ठीक है। कौन सी रिवर फेमस है घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए, तो वो है चंबल रिवर। आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा घड़ियाल की फीचर्स क्या होते हैं, दिखने में कैसा होता है, तो बड़ी इसकी लंबी सी नैरो सी स्नाउट होती है, ये इसकी थोड़ी यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहती है कि हम इसको कैसे औरों से अलग करेंगे। तो गंगा का गार्डियन है ये, ठीक है। तो घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल हो चुका है इंडिया के अंदर। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। चंबल रिवर का पॉइंट जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर फेमस है घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए, तो चंबल रिवर आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन के अंदर आपको हर एनिमल का पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल रेप्टाइल से बिलोंग कर रहा है, कौन सा एनिमल बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज एन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो न्यूरोट्रांसमीटर पहली बात होते क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हम सबके ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स होते हैं
जो हमारे दिमाग के सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब कोशिकाएं होती है, जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब जो ये न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन हमारे मसल तक जाके मैसेज ऐसे तो पहुँचाएगी नहीं, तो एक पर्टिकुलर न्यूरल मस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होता है, और यही केमिकल जो होता है मैसेज को लेके भी जाता है। दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम सब की बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जो जिसको हम बोल रहे हैं हमारे माइंड के सेल्स होते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हो, जाके सेंट्रल नर्व सिस्टम में प्रोसेस हो रही है, लर्निंग बढ़ रही है, तो मेन कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल है। आपने कुछ नया सीखा, सिखाया, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर है कि कल तो मैंने गुलाब जामुन खाए थे, तो आपको कल की बात याद है। तो क्यों याद है, हमारे सेंट्रल सिस्टम में कान याद है, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक होता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्साइटरी क्या करता है, जो ट्रिगर कर रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, जो काम करा रहा है, तो एसिटाइल कोलिन, इवन एनसीईआरटी ने मेजर न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन का जिक्र किया हुआ है, पूरा एक पेज भर रखा है। किससे, सोडियम पोटेशियम पंप से, कि कैसे एक्साइटेशन होती है, एसिटाइल कोलिन का रोल क्या होता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चों को लगता है गाबा और ग्लाइसिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ऑप्शन में तो गाबा भी है, ऑप्शन में तो ग्लाइसिन भी है। नो डाउट कि जो गाबा होता है, जो ग्लाइसिन होता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का पूछा हुआ है, जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे टेट के एग्जाम में, सोच के देखिए कि गाबा और ग्लाइसिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान से नोटिस करी, क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन किया था एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेंशन कर दिया कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी है, जो काम कराएगा, मस्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो वो तो एसिटाइल कोलिन ही है। गाबा और ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर तो है, लेकिन वो इनहिबिटरी है। जब रिलैक्स स्टेज में जाना हो, है ना, बस रिलैक्स होना हो, तब होता है गाबा और ग्लाइसिन। और डोपामिन तो हैप्पी हार्मोन है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता यहाँ पे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आएगा एसिटाइल कोलिन। याद रखने की ट्रिक क्या करेंगे, ACH एसिटाइल कोलिन, मतलब एक्शन स्टार्ट। ये सिर्फ याद करने के लिए है, इसको अच्छे से आपको संभल के पढ़ के जाना है, ठीक है। अब दोबारा से सुनिए, क्या होता है जब न्यूरॉन मसल पे आके काम कर रही है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हमेशा एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन है। तो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन कर लिए कि कौन सा ऑप्शन क्यों करेक्ट है और क्यों करेक्ट नहीं है। हो सकता है अगली बार आपसे कोई और ऑप्शन आ जाए और वो पूछ ले कि वो कैसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको साथ में करके चलने हैं, तभी बोलेंगे अच्छी तैयारी हो रही है। अब इसने क्या बोला, एग्जैक्ट सीक्वेंस बतानी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि सक्सेशन इन प्लांट्स की हमें एग्जैक्ट क्या बतानी है, सीक्वेंस को बताना है। चलिए एक चीज़ समझते हैं, जो भी हमारी प्रकृति में, हमारे मदर नेचर में कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती है ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए ही होती है। चीज़ें परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तनशील है हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी होता है। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो क्या होता है, धीरे 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 होता है। धीरे क्यों हो रहा है कि कम्युनिटी में चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन वो स्टेबल रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज था पहाड़ कल बन गई नदी, ऐसे नहीं होगा कि आज तो आपको दिख रहा था बाहर सुंदर सा पहाड़, कल गए घूमने के लिए तो बन गई नदी। टाइम लगेगा ना, कोई भी इन्वायरमेंट है टाइम लगेगा। मान लो पहले कहीं पे सूखा था, रेत थी, अब वो रेत से जो है पानी आ गया, तो एकदम से तो नहीं आएगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है एक धीरे प्रोसेस होती है, हो सकता है कि उसमें सालों साल लग जाए, हमारी कितनी जनरेशन आ जाए तब जाके चेंज हो। तो ड्राई वाटर और म्यूज़िक, ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब सूखापन, सूखा इलाका, जिसको हम बोलते हैं ज़िरार्च, बोलते हैं ना ज़ीरो फाइटिंग। देखो याद रखो, यहाँ पे ना वर्ड याद रखो, रटने की नीड नहीं है। कुछ एक कॉमन वर्ड है, जैसे कि दिल के लिए यूज़ करते हैं कार्डियक, जहाँ भी कार्डियक वर्ड आता है हम बोलते हैं दिल, है ना। जैसे कि लीवर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिपैटिक, ऐसे ही ना ज़ीरो,
ZER जब वर्ड आता है तो ये सूखे के लिए आता है। ऐसे पौधे जो सूखे है, ज़ीरोफाइटिक। तो जो ड्राई हैबिटेट है, ड्राई सूखी कंडीशन होती है, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? हम वर्ड यूज़ करते हैं ज़िरार्च, XERARCH, ज़िरार्च। वहाँ से हम वाटरी वाले एरिया में उसको हम बोलते हैं हाइड्रार्च, हाइड्रोफाइट्स, पानी वाले प्लांट, हाइड्रार्च। अब एक आता है म्यूजिक स्टेज। ये ना मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशन होती है, ना हाँ बहुत ज़्यादा पानी ना सूखापन, तो इसको बोलते हैं बीच की स्टेट, मीडियम स्टेट, म्यूजिक स्टेज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बैठ रही है वो क्या बैठ रही है? ज़िरार्च, हाइड्रार्च एंड म्यूजिक स्टेज, जो दोनों के बीच की स्टेज रहती है। दोबारा समझिए, क्वेश्चन और क्या बन सकता है अगली बार आपसे पूछ सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन फास्ट होगा, स्लो होगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। किस में चेंज होगा? कम्युनिटी में चेंज होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर, ज़िरार्च का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट या ड्राई हैबिटेट? तो ज़िरार्च का मतलब होता है ड्राई, सूखा हैबिटेट, रहने की जगह। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाइड्रार्च का मतलब क्या है? एक्वेटिक, पानी वाला हैबिटेट। तो इस टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। आप पॉइंट में क्या कर लीजिए, इसको राइट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मिरर यूज होता है रियर व्यू इन व्हीकल? ऑल तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, साइंस कर रहे हैं तो कर लेते हैं। देखो, रियर व्यू की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों यूज होता है? क्योंकि ये जो भी हम देख रहे हैं उसको छोटा करके दिखाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स के अंदर भी कन्वेक्स मिरर लगा होता है और आपको लगभग पूरा फील्ड ऑफ व्यू दिखाई दे जाता है। सिमिलरली जब ड्राइविंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा साइड में जो हमारा है कार में, ठीक है, तो वो क्या है, ताकि आपको पीछे सारे व्हीकल दिखाई दे जाए। नोटिस किया, बड़ा सा ट्रक भी छोटा सा दिखाई दे रहा है, मतलब डिमिनिश इमेज बना रहा है, ठीक है। वर्चुअल है वो, रियल थोड़ी ना, वर्चुअल है वो। इरेक्ट बना रहा है, ऐसा नहीं उल्टी बना रहा है। कनकेव क्या करता है? उल्टी बना देता है। उल्टा ट्रक दिखेगा तो क्या होगा? ऊपर से बड़ा दिखेगा, कनकेव ले लिया तो हाँ, अगर आपको शेविंग करनी है या फिर डेंटिस्ट को दांत देखना है, जब मेकअप करना है तो ठीक है कनकेव यूज़ करो। लेकिन अगर आपको पीछे का ट्रैफिक के लिए यूज़ करना है, स्ट्रेट मिरर यूज़ करना है, तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे हमेशा आता है कन्वेक्स। कन्वेक्स मतलब जो ज़्यादा एरिया कवर कर ले और अच्छे से दिखा दे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो दिल से सिक्रीट होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल का मैं क्वेश्चन कहूँगी इसको, क्योंकि ये आपने नोटिस किया क्वेश्चन टीजेटी का है, लेकिन स्टिल कहीं भी 9-10 में जिक्र नहीं है। ये 11th-12th से क्वेश्चन आया हुआ है, 11th क्लास की बायो का क्वेश्चन है ये। नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है। चलो समझो, दिल से भी हार्मोन सिक्रीट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, दिल से भी हार्मोन सिक्रीट होता है। और जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, देखो, एट्रियल नाइट्रिक्यूरेटिक फैक्टर, ये रिलीज़ होता कब है? ये रिलीज़ होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब हाइपरटेंशन बढ़ना। अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? जो ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड के कारण प्रेशर लग रहा है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पे ब्लड के कारण जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। Hg मतलब मरकरी, mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। ऐसे ही जब रिलैक्स हो रहा है तो 80 होना चाहिए। लेकिन अगर बढ़ जाए 140 से भी ऊपर चला जाए तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गया। अब बॉडी ना, दिल कहता है यार पागल हो, मारोगे क्या मेरे को, मर जाऊंगा मैं, मुझे 24 घंटे काम करना है। दिल को कहता है मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, ब्लड प्रेशर को भाई कम करो वरना हाइपरटेंशन हो जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन और, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न हाइपरटेंशन है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना है। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का रीज़न है बॉडी में ज़्यादा नमक का रिटेन रहना। और भी बहुत सारे रीज़न है, स्मोकिंग भी रीज़न है, ओबेसिटी भी रीज़न है, ज़्यादा नमक रहना भी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब दिल को पता है,
कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, स्मोकिंग कर रहा है बंदा, क्या करे इसका, लेकिन हाँ नमक जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं। नमक मतलब NaCl, और नमक में क्या है, सोडियम आयंस है। तो जो ये एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है, ये सोडियम को एक्सक्रीट कराता है। जितना सोडियम बाहर निकलेगा, जितना सोडियम बाहर निकलेगा उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। इस बात को ध्यान में रखना, जितना ज़्यादा सोडियम बाहर की ओर निकलेगा उतना ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखो, हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा हमारे दिल को। दिल की बहुत सारी बीमारियों का रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर होना, और हाई ब्लड प्रेशर होने को ही हम बोलते हैं हाइपरटेंशन होना। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो दिल घबरा जाएगा, अरे ये पागल है इंसान, तो नमक और खाया जा रहा है, क्या करे इसका, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको पता है इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। दिल बोलता है क्या करूँ, दिक्कत नहीं है, मैं खुद से रिलीज़ करूँगा अपने लिए एट्रियल, क्योंकि दिल की एट्रियल रिलीज़ कर रही है ना, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करती है, ये सोडियम को बाहर निकाल देती है, सोडियम को एक्सक्रीट करा देती है। जितना सोडियम छोड़ के जाएगा उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एक हार्मोन है, और हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन, जो भी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं या नहीं होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी के जो भी ग्लैंड ऑर्गन रिलीज कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन, एंडोक्राइन है। तो एक क्वेश्चन, क्या हमारा दिल एंडोक्राइन ऑर्गन है, येस और नो? तो आंसर है येस, बिल्कुल है। अगर असर्शन, रीजन, या फिर आजकल तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने लग गए, 2 स्टेटमेंट दे देते हैं, बताओ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि हार्ट, हमारा दिल भी एंडोक्राइन ऑर्गन है। अब सुनो, एंटी, ठीक है, हाई बीपी फैक्टर कौन है, तो ANF है। कौन सा हार्मोन है, एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं अदर ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है, पहला ऑप्शन था एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो दिमाग में ना एक चीज़ तो आएगी, एट्रियल मतलब एट्रियल, तो अरे ये तो एट्रियल दिल का पार्ट है। कंसेप्ट अगर याद नहीं है फिर भी आप सही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एट्रियल तो कहाँ होता है, हमारे दिल के अंदर होता है, वहाँ से सही हो जाएगा। अब आता है नॉर एड्रेनालाइन पे, चाइयो एड्रेनालाइन। देखो रीनल वर्ड होता ही किडनी के लिए यूज़ है, रीनल वर्ड आ गया। एड्रेनालाइन हो, नॉन एड्रेनालाइन हो, जहाँ भी रीनल आ जाए ना, किसी भी हार्मोन में बीच में रीनल वर्ड आ जाए, वो सारे रिलीज करता है किडनी की, है वो किडनी के लिए। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है वो। वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH बोल रहे थे, ठीक है, एड्रेनलिन आ गया जो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता था। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया। लेकिन कंसेप्ट में अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है आपसे कि एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ने ब्लड प्रेशर कम तो किया, लेकिन कैसे कम किया, असर्शन रीजन आ जाए कि एट्रिल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कम कर रहा है, कैसे कम कर रहा है, सोडियम को एक्सक्रीट करके कम कर रहा है। अच्छा, कब रिलीज होगा, हर वक्त तो रिलीज नहीं होगा, दिल पागल तो नहीं हो रहा, उसको और भी बहुत काम करना है, 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे कॉन्ट्रैक्शन इलेक्शन और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, हर वक्त तो वो ANF रिलीज़ नहीं करने वाला है, तभी रिलीज़ करेगा जब हाइपरटेंशन हो रहा है। इसलिए जब भी ज़्यादा BP हाइपरटेंशन होता है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिल के पास ही आता है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। हार्ट एक एंडोक्राइन है, बिल्कुल है। कोई भी बॉडी का ऑर्गन और ग्लैंड अगर हार्मोन को सिक्रीट कर देता है तो एंडोक्राइन होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, अगर बॉडी का ग्लैंड जो ऑर्गन एंजाइम को रिलीज करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी ग्लैंड एंजाइम को रिलीज करता है तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन बोलते हैं। वेल डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज। देखो, वैसे तो बिल्कुल डेफिनेशन है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते क्या है, लेकिन यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो भी करेंगे अच्छे से। नॉर्मली स्पर्म बॉडी के सबसे छोटे सेल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कब निकल रहे हैं? जो मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर होकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन ने और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए। एक ऑप्शन हम सबको दिए सॉरी,
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कभी भी वर्ड आता है ना जेनेसिस, उसका मतलब होता है बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने की प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक और इन्होंने ऑप्शन दिया स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर। और तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की भी, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अंदर प्रॉपर पाथवेज होते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से कैसे माइटोसिस हुई, म्योसिस हुई, किस तरीके से बना, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। जब हम रिप्रोडक्शन यूनिट करेंगे हमारे लेक्चर्स में, हम तब डिटेल में करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। एट लास्ट जब वो बन गए, बनने के बाद जब वो निकल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, उस कंसेप्ट को हम बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। इजैक्यूलेशन तो बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था इजैक्यूलेशन जो गलत है, जो तो बॉडी से बाहर निकलना होता है। बी ऑप्शन बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी गलत है क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है। नो डाउट बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन बनने की प्रोसेस होती है। तीसरा ऑप्शन था स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन ने तो क्या बोला, रिलीज हो रहा है स्पर्म का, लेकिन कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। अगर ऑप्शन ने बोल ही दिया, क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि कहाँ से हो रहा है रिलीज, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उस केस में जो राइट आंसर आएगा स्पर्मिएशन आएगा। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड होता है। तो जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, अगर ह्यूमन के स्पर्म की बात करिए तो यहाँ पे हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा, हमारा सेल डिप्लॉयड है, नॉर्मल सारे सेल, मतलब 46 क्रोमोसोम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या कमेंट करके बताइए आप मुझे, अगर स्पर्म जब मेल गैमेट हैप्लॉइड है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए और होएगी, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएंगे, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर। देखो, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम नई जनरेशन को पैदा कर रहे हैं, नई ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको ना लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 146 कैसे हो गया, हमने क्या 146 क्वेश्चन कर लिए, नहीं। जो पेपर लिया मैंने, जिस पेपर से मैंने बनाए क्वेश्चंस लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 था, साइट से, वेबसाइट से क्वेश्चन लिए, तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर है ये। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो प्रजनन दो प्रकार के हैं, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्शुअल। ए सेक्शुअल मतलब जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आपने एक बात बताओ मुझे, एक ही पेरेंट है, मतलब दो पेरेंट के तो जीन मिले ही नहीं आपस में, तो जो बच्चा होगा वो क्या होना चाहिए, उसी पेरेंट पे जाएगा। क्योंकि एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, एक होता है माइटोसिस का कंसेप्ट, एक होता है म्योसिस का कंसेप्ट। देयर आर टू कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है माइटोसिस का, दूसरा कंसेप्ट है म्योसिस का। जब भी हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, राइट, तो वहाँ पे तो केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो दिक्कत ही किस बात की है, वो जो बच्चा होगा वो एग्जैक्ट पेरेंट पे जाएगा, उसी पेरेंट पे जाएगा, उसी एक पेरेंट पे जाएगा, मतलब दिखने में भी सेम होगा। और उस बच्चे के सेल्स में, उस बच्चा मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म, अब ये बच्चा अमीबा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। अमीबा तो बेस्ट एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बच्चा पूरा किस पे जाएगा, अपने उस पेरेंट पे जाएगा, मतलब डॉटर सेल प्रॉपर मदर सेल पे जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है कि डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे उसके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, वो बच्चा पैदा कर पाएगी नेक्स्ट टाइम, और वो मदर में होती है, मतलब फीमेल में होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा फॉर्म। हम कभी भी ये नहीं बोलते सन अमीबा फॉर्म, हमेशा क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा फॉर्म। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो बच्चा है, मान लो अमीबा, मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कोई भी एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे दिखने में भी सेम होगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो
जीन्स होएगे, जीन्स क्या फंक्शन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होएगे। अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ओनली मॉर्फोलॉजिकली सेम। पहला ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन में, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, जो बच्चा होगा सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा, क्यों भाई, जेनेटिकली भी सेम होगा। बी ऑप्शन है ओनली, नहीं, नॉट ओनली। थर्ड ऑप्शन है दोनों, हाँ बिल्कुल दोनों। डी ऑप्शन तो महान है, बोल रहे दोनों डिफरेंट होंगे, कैसे डिफरेंट होएंगे, चलो। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से सेम होएंगे। कंसेप्ट क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, क्योंकि एक पेरेंट होता है तो कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। गैमेट का फ्यूजन कहाँ से होगा, एक ही पेरेंट से आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोन। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्लोनिंग का काम ह्यूमन डिसीज को ठीक करने में आ सकता है? क्या हम जीन क्लोनिंग कर रहे हैं? जीन क्लोनिंग नाम की चीज़ सुनी है आपने, सोमैटिक सेल जीन क्लोनिंग, जो सोमैटिक सेल क्लोनिंग, क्या ये यूज़ हो रहा है? तो देखो, क्लोन होता है सेम चीज़ पैदा करना, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म हम कर रहे हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और क्या क्या मैंने स्लाइड की उसमें लिखी हुई है, आपको राइट डाउन कर लेना है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या बाइनरी फ्यूजन ए सेक्शुअल में, हाँ। अब खाली बाइनरी फ्यूजन याद करके नहीं छोड़ना, आपको पता होना चाहिए बाइनरी फ्यूजन में कौन आता है। तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर आता है अमीबा। तो अमीबा किसके अंदर आ रहा है, बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है। बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे के सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, और आपको याद भी होने चाहिए, और अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से याद है, अच्छे से याद होने चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, प्लनेरिया तो बेस्ट एग्जांपल है। तो ए सेक्शन मतलब क्लोन की फैक्ट्री, आप कितने सारे और ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हो, बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। लेकिन फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जल्दी हो रहा है, ज़्यादा क्लोन हो रहा है, इजी हो रहा है, जेनेटिकली भी सेम है, तो सेक्शुअल आया ही क्यों? देखो, जब इवोल्व होना हो, थोड़े चेंजेस लाने हो, चेंजेस अच्छे के लिए भी तो हो सकते हैं ना, तब नीड पड़ती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी चेंजेस की नीड है, एवोल्यूशन की नीड है, तब हमें चाहिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही चेंजेस आएंगे, एवोल्यूशन होगा। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा के लिए। ह्यूमंस बेस्ट एग्जांपल है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। क्या ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है? हो सकता है, हो सकता है, होता नहीं है, ठीक है। जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होएंगे उनके अंदर एसेक्सुअल होगा, जो मल्टीसेलुलर हो जाएगी उनके अंदर सेक्सुअल होगा, मल्टीसेलुलर साथ में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ह्यूमंस दोनों हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, भाई अच्छे से ऑर्गन आ चुके हैं हमारे पास। अमीबा के पास क्या ही है, एक सेल ही तो है सिर्फ, आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मान लो किसी के पास एक से ज़्यादा सेल है, ठीक है, मान लिया हाइड्रा है, लेकिन बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें भी एसेक्सुअल हो जाएगा। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल और फुल बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हम, चूहा, बिल्ली, डॉगी, काओ, तो उनके पास क्या होगा, प्रॉपर गैमेट बनेगा, सेल बनेंगे, सेल की फ्यूज़न होएगी। जब सेल की फ्यूज़न होगी, कुछ कुछ नए नए चेंजेस भी आएंगे, और चेंजेस अच्छे के लिए भी हो सकते हैं, बुरे के लिए भी हो सकते हैं। जब कुछ बदलाव आएंगे, बदलाव ही तो नियति का नियम है, तभी तो कुछ चेंजेस होंगे, तभी हमारा एवोल्यूशन होगा। पहले हम कैसे थे, है ना, आदि मानव से मानव बने हम, दुनिया इवॉल्व हुई, सिविलाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पूरी बायो इन्वॉल्व है इस कंसेप्ट के अंदर भी। तो क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो रिप्रोडक्शन के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा से रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आ गए, तो एक आपको हिंट मिल गया कि रिप्रोडक्शन यूनिट जो है, पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट, अभी हमने किया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सोमैटोजेनेसिस, और स्पर्म रिलीज हो रहा है, स्पर्मिएशन, प्रॉपर उस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर एक टाइप साइड डेफिनेशन की नॉलेज है, वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, ये कुछ ऐसी ऐसे यूनिट्स हैं जो अच्छे से करके जाने, एक एक पॉइंट अच्छे से करके जाना है। देखो दोबारा से एनिमल से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा नॉलेजेबल भी है, मैं ये कहूँगी टफ है, अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज है तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन ने पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और आपको 4 स्टेटमेंट दे दी। पहली स्टेटमेंट क्या दी कि हाउस फ्लाई के पास स्पंगिंग माउथ पार्ट्स है, चलो ये बात तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट है हनी बी के पास बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट है। किसकी बात कर रहा है ये? पहले में ये हाउस फ्लाई की बात कर रहा है। हाउस फ्लाई यही घरेलू मक्खियाँ, नॉर्मल मक्खी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। घरेलू मैंने इसलिए बोला, घर में भी आपको मिल जाती है। हनी बी मधुमक्खी, मधुमक्खी के पास क्या है? बाइटिंग, ठीक है, बाइट करने वाले और च्यूइंग वाले माउथ पार्ट है। बटरफ्लाई हमारी जो तितली है इनके पास स्पंगिंग माउथ पार्ट है। और कॉकरोच के पास कैसे है? च्यूइंग और लैपिंग माउथ पार्ट है। अब यहाँ पे माउथ पार्ट और माउथ का रोल क्या होता है? देखो एक चीज़ याद रखना, इंसेक्ट बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से, जो पूरे एनिमल किंगडम का सबसे ज़्यादा है, मोस्ट एग्जाम में वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये। इंसेक्ट के माउथ पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही सही जीव विज्ञान के लिए। अब आता है कि ये स्पॉन्गिंग, ये किस में क्या होता है? देखो हाउस फ्लाई क्या करती है? हाउस फ्लाई ना कभी भी सख्त खाने को नहीं खा सकती। मक्खी का साइज, मक्खी देखी हुई क्या आपने? सॉफ्ट सी होती है। ऐसा तो है नहीं खाएगी नहीं खाएगी, भाई वो भी जीव है, कोई भी जीव है तो वो खाएगा ना। ये ए सेलुलर वायरस जो बॉडी के बाद नॉन लिविंग है वो तो छोड़ता नहीं हमें, तो ये तो फिर भी भाई जीवित है भगवान के पास, ये तो खाएगी खाना। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये सख्त खाना नहीं खा सकती। ये क्या करती है, जो लाइक अगर मान लो कोई सॉलिड थोड़ा फूड हैवी सी, तो उसको अपनी लार में करके, लार मतलब सलाइवा में करके उसको थोड़ा लिक्विड तरल करके फिर उसको स्पंज की तरह से अंदर की तरफ लेगी, अपनी बॉडी में लेगी, तो स्पंगिंग, स्पंज की तरह, स्पंज तो निगलना, स्पंज की तरह। तो अब आपको कैसे याद रहेगा? हाउस फ्लाई, फ्लाई मतलब स्पंज, ठीक है। बटरफ्लाई का कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा सा होता है, वो खाने को क्या कर लेती है? सिपॉन ले लेती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का स्पंगिंग आ जाएगा, बटरफ्लाई का सिपॉनिंग आ जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन देम। बी का क्या होता है? हनी बी का लैपिंग होता है। हनी बी का लैपिंग रहता है हमेशा, लेकिन क्वेश्चन ने गलत दे दिया। क्वेश्चन ने हनी बी का बोल दिया बाइटिंग एंड च्यूइंग बोला है ऑप्शन ने। देखो सेकंड ऑप्शन देखो, नॉट सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट देखो आप। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है हनी बी का है बाइटिंग एंड च्यूइंग, लेकिन हनी बी का बाइटिंग नहीं होता है, हनी बी का होता है च्यूइंग और लैपिंग। च्यूइंग तो सही था, लेकिन ऑप्शन ने क्या देना चाहिए था? लैपिंग देना चाहिए था, लैपिंग नहीं दिया, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहले आप ये चूज़ कर लीजिए कौन सी सही है, साथ में आप ये देख लीजिए कौन सी सही नहीं है। तो आप लिख लीजिए ये, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन के अंदर वो दे ही दे आपको च्यूइंग और लैपिंग, सही दे दे हनी बी का, फिर गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए कौन से ऑप्शन सही है वो तो पता होने चाहिए, साथ में कौन से ऑप्शन सही नहीं है। हो सकता है अगली बार वही ऑप्शन आ जाए, सेम तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं देंगे ना, कुछ तो चेंजेस देंगे। तो हनी बी का होता है च्यूइंग और लैपिंग, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया था? बाइटिंग, काटने वाला नहीं होता भाई। हनी बी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, वो आगे तो लैपिंग हुआ। कॉकरोच का क्या होता है? कॉकरोच का होता है बाइटिंग और च्यूइंग। अब क्वेश्चन ने क्या दिया? इसका च्यूइंग और वो दे दिया, लैपिंग दे दिया, उल्टा दे दिया, ठीक है। कॉकरोच का उल्टा दे दिया, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि कॉकरोच का क्या है? कॉकरोच बाइट करता है और च्यू करता है, लैप नहीं करता। हनी बी का क्या है? च्यू और लैप करती है, ठीक है। हनी बी सॉफ्ट होती है ना कंपैरेटिवली, मक्खियाँ ये इनको हनी बनाना होता है। तो हमने क्या क्या देखा? पहला ऑप्शन हाउस फ्लाई पे था, स्पंगिंग था। जो हमारी घरेलू मक्खियाँ होती है, मैं घरेलू मक्खियाँ बोलती हूँ, हाउस फ्लाई को आप नॉर्मल मक्खी बोल सकते हो। जो ये घरेलू वाली होती है, कभी भी सख्त खाने को नहीं खा सकती है, इन्हें सॉफ्ट चाहिए, तरल चाहिए। अगर होता भी है तो उसको अपने लार में मिक्स करके तरल बना के फिर लेती है, ये स्पंज की तरह से सॉफ्ट तरीके से। तो पहली स्टेटमेंट पूर्ण तरीके से सही है, स्पंगिंग माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है हनी बी के ऊपर बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट नहीं होते, हनी बी का च्यूइंग और लैपिंग होता है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है उसके अंदर एक सही और दूसरा गलत है तो गलत ही माना जाएगा। मान लो च्यूइंग और लैपिंग, इन्होंने च्यूइंग दे दिया था तो आप गलत मानोगे, एक भी गलत है उसमें तो वो गलत है वो स्टेटमेंट, ठीक है।
तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बटरफ्लाई का स्पॉन्गिंग होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई का स्पॉन्गिंग होता है, लंबी से निकालती है और अपने खाने को अंदर की तरफ ले जाती है बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई नॉर्मली क्या करती है, जो पॉलन ग्रेन पे जूस होता है जिसको ठीक है, पॉलन ग्रेन पे जो जूस रहता है उसको अपना लेती है, आराम से आती है, लेती है और अपना घूमती फिरती है, पॉलिनेशन भी करती है बदले में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनसे लेती है, उनका भी हेल्प कराती है, दोनों का हेल्प होता है। तो बटरफ्लाई का स्पॉन्गिंग है। कॉकरोच का भी गला दे दिया क्योंकि कॉकरोच के उसमें बाइटिंग और चूइंग आता है, यहाँ पे लैपिंग दे दिया। तो आपको सारी स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई कि पहला ऑप्शन था ओनली सेकंड एंड थर्ड, नहीं, सेकंड एंड थर्ड सही नहीं है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन है वह फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि बिल्कुल सही है, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई का सही है। अब आपको सही पता लग गया, सही जो सी और डी ऑप्शन है वो भी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जब सीख रहे हो, नॉलेज वाली स्टेज पे हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये तो पता होना चाहिए, कौन से ऑप्शन सही नहीं है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था रिप्रोडक्शन वाले केस में, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमें पता होना चाहिए उसने ओनली वर्ड आया, ओनली जेनेटिकली आया, क्यों सही नहीं है। नो डाउट जेनेटिकली सेम सही है, लेकिन ओनली आते ही स्टेटमेंट गलत हो गई। आपको दूसरे ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है ताकि आप और ऑप्शन को करेक्ट कर सको, ठीक है। थैंक यू। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना है, जो टॉपिक कोई वीक है आपका बहुत ज़्यादा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी पढ़ने के टाइम पे टाइम मत देखिए कि अरे मुझे इतना बायो पढ़नी पड़ रही है, और ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि बायो इजी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि बायो में क्या होता है, रटना ही तो होता है, सिर्फ रट के हो जाती है। पेपर से 2 दिन पहले बायो को रट लो, 2 दिन बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने क्वेश्चंस देख लिए, आपको पता लग गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ 2 दिन पहले बायो पढ़ लेंगे और हो जाएगी, नहीं होगी। बायो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने और सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से कंसेप्ट समझना इसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट समझे आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको हर क्वेश्चन में कंसेप्ट समझना है, अगर कोई भी, और एमसीक्यू सॉल्व करना तो की है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना की है। कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताएगी कि आपको कितना आता है और कितना आपको और करने की नीड है। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितना टाइम हो सके पढ़िए, और भगवान आपके साथ है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एक चीज़ और, जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें की पॉइंट लिख लेने हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सही है, इसका ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और ये ऑप्शन सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए आपने और मान लीजिए नंबर उतने नहीं आए, डरने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होइए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। जी हाँ, कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, क्यों करी थी ये गलती, चलो ये टॉपिक मेरा वीक है, इसके नोट्स बनाते हैं, अगली बार दोबारा अटैम्प्ट करते हैं इसी उसको। इस माइंडसेट से पढ़िए, 100% मार्क्स आएगी, और ज़्यादा ही आएंगे। जितने सिलेक्शन की कट ऑफ है उससे बहुत ज़्यादा ही आएगी। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़, पहले कंसेप्ट को क्लियर करके एमसीक्यू सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना है, वीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे कि वहाँ पे वर्ड दे देते हैं नोट, एक्सक्लूड, तो उन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। या फिर क्वेश्चन में जैसे कि अभी आपने देखा 4 स्टेटमेंट दे दी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, होएंगे, बिल्कुल होएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे कि आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर ऑप्शन देंगे, ऑप्शन भी ऐसा नहीं देंगे, ऑप्शन में देंगे 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे 4, जो आपका टाइम लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होएंगे जो आपका टाइम बचाएंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होएंगे। जैसे कि क्वेश्चन था एसिटाइलकोलिन क्या है, एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है एसिटाइलकोलिन जो होता है वो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो टाइम बचाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा टाइम लेंगे वो आपका टाइम बैलेंस कर देंगे। तो टाइम को बैलेंस करना भी जरूरी है। तो अच्छे से पढ़िए, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, राम राम जी सभी को। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय टू ऑल।